ओम शांति। आवाज नहीं आई। ओम शांति। थोड़ा और प्यार से बोलेंगे, ओम शांति। अभी भी आवाज नहीं आई और मधुरता नहीं है। ओम शांति। हाँ, अब बात बनी। तो सबसे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एकदम आप सब लोग अलर्ट होकर के बैठेंगे और अपनी दोनों आंखें बंद करेंगे। 1 मिनट के लिए हम साइलेंस को एक्सपीरियंस करेंगे, फिर उसके बाद आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? सो सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैं गाइड करता हूं, वैसे वैसे आपने मुझे फॉलो करना है। अपने मन को सभी बातों से 1 मिनट के लिए पूर्ण रूप से अलग कर लें और अपनी आती जाती सांसों के ऊपर फोकस कीजिए। अपनी आती जाती सांसों के ऊपर फोकस कीजिए। सांस आ रही है, पूरे शरीर में फैल रही है और बाहर जा रही है। अब पंखे की आवाज को छोड़कर बाकी सारी आसपास की जो आवाजें हैं, एक एक आवाज को गहराई से सुनने का अनुभव करें। एकदम एकाग्रचित होकर। अब अपने मन में रिपीट करें, मैं बहुत शांत हूं। मैं बहुत शांत हूं। ओम शांति। अपनी आंखें खोलें। सभी लोग अपनी आंखें खोलें। पीछे कितने लोग हैं जो मेरा चेहरा आसानी से देख पा रहे हैं? हाथ उठाएं। जिन्हें नहीं दिखाई दे रहा है अब वो हाथ उठाएं। प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा, हाथ उठाएं। तो मैं खड़ा हो जाऊं। बैठे हुए पीछे सबको दिखाई दे रहा हूं या थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा देखने के लिए? स्ट्रगल करना पड़ रहा? ठीक है, सबके चेहरे ऐसे हो गए हैं। ओके। तो सबसे पहले आपकी एक परसेप्शन को मैं चेंज करना चाहता हूं। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, बहुत सारे लोग उम्र में मुझसे बड़े होंगे, एक्सपीरियंस में भी काफ़ी बड़े होंगे और शायद आपकी पढ़ाई भी मुझसे काफ़ी अधिक होगी। लेकिन मेरा यकीन मान लीजिए, आप जिस मानसिकता से इस हॉल के अंदर आए हैं उस मानसिकता से बाहर नहीं जाएंगे। ये मेरा वादा रहा, पूरा चेंज होगा, प्रोवाइडेड कि आप मुझे अगला 1 घंटा दिल से सुनेंगे। मेरा आपसे वादा रहा कि जब आप इस हॉल से बाहर जाएंगे तो हर किसी को, बैठे हुए यहाँ जितने भी बैठे हैं, उनको ये ज़रूर लगेगा कि मेरी अनसुनी कहानी को आज छू लिया गया है। ये मेरा आपसे वादा रहा। बस आपने ध्यान से मुझे सुनना है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं? हाथ उठाइए।
अच्छा, मतलब धीरे धीरे उठा रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है कि किसी ने जबरदस्ती लाया है? अच्छा ठीक है, नीचे करिए। कितने लोग हैं जो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे कहने वाले लोग उस चक्कर में आए हैं, या किसी ने जबरदस्ती बुलाया इसलिए आ गए? ऐसे कोई हैं? हाथ उठाइए ऑनेस्टली, कि किसी ने कहा इसलिए मजबूरी से आना पड़ा, ना नहीं कर पाए। सोच रहे होंगे ऐसा तो पब्लिकली नहीं कह सकते ना, ठीक है। तो जब आ ही गए हैं तो शरीर के साथ साथ अब मन से भी हम यहाँ अगले 1 घंटे सुनेंगे, समझेंगे। कहते हैं कि एक इंसान के जीवन में बदलाव तब आता है जब वो बदलाव के लिए तैयार है। हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? और जीवन उन्हीं का बदलता है जिन्हें बदलाव की इच्छा हो, जो यूं मान के बैठे हैं कि हम तो वैसे ही ठीक हैं, दूसरों को ठीक करने के लिए ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है। फिर उनका हम तो क्या, इस संसार में शायद कोई भी कुछ कर पाए, जिंदगी बने आसान। मुझे याद है कि मैं 2 हफ्ते पहले बिरला के एक पेरेंटल प्लांट है नागदा एमपी में, वहां था। मुझे टॉपिक दिया गया कि जीवन जीने के लिए, खुश रहने के लिए इंसान को क्या चाहिए, व्हाट यू नीड टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। जीवन में खुश रहने के लिए एक इंसान को क्या चाहिए, जैसे एक अच्छी, खुशहाल, शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए एक इंसान को जीवन में क्या चाहिए? आपके हिसाब से क्या चाहिए? बहुत जीवन आसान हो, सरल हो, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, समस्या नहीं, उसे हम सरल जीवन कहेंगे। ऐसा सरल जीवन जीने के लिए एक इंसान को क्या चाहिए आपके हिसाब से? हाँ जी, स्वास्थ्य चाहिए, सॉरी शांति चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए? खुशी चाहिए। और क्या चाहिए? हाँ जी, अच्छे विचार चाहिए। वेरी गुड। और क्या चाहिए? जीवन आसान हो जाए। अगर ये चीजें मेरे जीवन में आ जाएं तो फिर जिंदगी आसान हो जाए ना। चलिए, मुझे मालूम है आप नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आजू बाजू वाले हमारे बारे में फिर क्या सोचेंगे। एक इंसान को एक अच्छा जीवन जीने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए। हाँ या ना? हाँ या ना? कितने लोग हैं जिन्हें ये नसीब नहीं? हाथ उठाइए। सभी के पास है। एक इंसान को एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक जीवन साथी चाहिए। यहाँ कितने हैं जो कहते हैं कि हमारे जीवन में साथी नहीं इसलिए हम परेशान हैं? ऑलमोस्ट सभी लोग शादीशुदा बैठे हैं ना। एक अच्छा जीवन जीने के लिए सुविधाएं चाहिए, मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए और एक घर चाहिए। ऐसा कोई है जो बेघर हो, जिसके पास गाड़ी नहीं हो, 2 व्हीलर एटलीस्ट? तो ये सारी चीजें जब हमारे जीवन में हैं, उसके बावजूद भी हमारा जीवन आसान क्यों नहीं है? चलिए, इसे 2 मिनट यहीं छोड़ लेते हैं ना। मन की एक फितरत है, बड़ा वोलेटाइल है, ठीक है। जरा सी आवाज होगी उस तरफ चला जाएगा, हल्का सा किसी ने थोड़ा शरीर से मूवमेंट कर ली तो आपका ध्यान उधर चला जाएगा। तो एक बार मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा। पहले आप अपने दाईं ओर देखें, जो भी बैठे हैं उनको देख लीजिए। दाईं ओर देखिए, दाईं ओर, ये है आपकी दाईं ओर। अब आप अपनी बाईं ओर देखिए। देख लिया ना कौन बैठा है? बस अब आप सिर्फ मेरी तरफ देखना पूरे सेशन में। दाएं बाएं तो देख लिया ना कौन बैठा हुआ है, तो अभी किसी की तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। तो जीवन बने आसान। अब आपसे मैं पूछता हूं कि आप इस विषय पर लेक्चर चाहते हैं या इस विषय पर मेरा एक्सपीरियंस चाहते हैं? फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं। एक्सपीरियंस चाहते हैं या लेक्चर चाहते हैं? तो एक काउंसलर की हैसियत से मैं आपके सामने, मैंने अपने पिछले 26 सालों में जो एज ए काउंसलर एक्सपीरियंस किए वो आपके साथ रखूंगा। कोई कहानी नहीं, कोई कहावत नहीं, बस रियल लाइफ एक्सपीरियंस जिन्होंने लोगों की जिंदगियां खराब कर दी हैं, बस वही एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और यहाँ जितने बैठे हैं एज ए काउंसलर, मैं ये मानता हूं कि यही कारण आपके जीवन में भी आपके जीवन को मुश्किल बना रहे हैं। जिंदगी एक इंसान की अच्छी होगी या खराब होगी, ये 3 बातें तय करती हैं। कितनी बातें? 3 बातें। एक तो हमारी मानसिक अवस्था क्या है, जिसको आप एटीट्यूड कहते हैं। दूसरी, आप किस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं। और तीसरा, आपकी हैबिट्स क्या है।
इन तीनों के कारण हमारी जिंदगी जो है या तो मुश्किल बनेगी या फिर आसान बनेगी। मन के ऊपर, वाणी के ऊपर और अपनी आदतों के ऊपर जिस व्यक्ति का संयम है, अनुशासन है, उसे जिंदगी में कोई भी परिस्थिति दुख नहीं दे सकती है। अनुभव के आधार से कह रहे हैं। 3 चीजों को कंट्रोल करना है आपने, बस। कोई मंत्र नहीं, कोई ब्लेसिंग नहीं, सिंपल साइकोलॉजी है। बस इस साइकोलॉजी का आपने ध्यान रखना है कि कभी भी मेरी मानसिकता दूसरे के प्रति खराब ना हो। अगर मान लो अगर उस व्यक्ति के प्रति मेरी मानसिकता खराब हुई तो शब्द का उपयोग ना करें। मान लीजिए अगर आपने शब्द का भी उपयोग कर लिया, एक आध बार गलती आपसे हो गई, उसे अपनी आदत बनने ना दीजिए, क्योंकि अगर वो आदत में ढल गया तो वो जीवन भर आपको दुख का अनुभव कराएगा। आपकी पत्नी, आपकी बॉस, आपकी जॉब, ये जैसे दीदी एक शेर सुना रही थी, मैं समझता हूं ये उस व्यक्ति ने लिखा होगा जो जीवन में सच में बहुत दुखी है, जिसकी जिंदगी बड़ी मुश्किल है। और हर इंसान का आज की डेट में यही एक्सपीरियंस है। एक घटना से शुरू करता हूं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मेरे पास करीबन 17 दिन पहले एक यंग कपल, जिनकी शादी हुए करीबन 3 साल हुए होंगे। ये जो लड़की है ये IIT से इसने MTech किया हुआ है, और जो लड़का है उसने भी IIT से BTech किया हुआ है, और किसी अच्छी कंपनी में बहुत अच्छे पद के ऊपर वो विराजमान है। तो एक छोटा सा केस है, इस केस को आपके सामने रखूंगा, फैसला आपके ऊपर छोड़ूंगा। मैं फैसला नहीं लूंगा। ये कनेक्ट नहीं हो रहा है इसके साथ? हो गया, इसके साथ हो गया, लैपटॉप के साथ? हाँ, फैसला आपके ऊपर छोड़ूंगा क्योंकि आप समझदार हैं, अनुभवी हैं, आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस भी लाइफ में किए होंगे। तो अनुभव के आधार से मुझे जवाब देना। ये भाई साहब की जो वाइफ है ये कहती हैं कि मुझे अब इस व्यक्ति के साथ और नहीं रहना, मतलब 3 साल में ही जीवन में ऊब चुकी हैं, और नहीं रहना। पूछा क्यों नहीं रहना? अब कारण बताता हूं आपके सामने। जिंदगी बने आसान, ये आज का हमारा टॉपिक है, आपने बस रिलेट करना। इस केस को आपके सामने रखूंगा और पूरी चर्चा हमारी इसी केस के ऊपर चलती रहेगी। बस 19-20 का फर्क होगा आपके जीवन में भी। इसी तरह के सीन सिनेरियोज आपकी लाइफ में भी जरूर बनते होंगे। इस घटना की तय में एज ए काउंसलर जब हम गए तो हमें यह पता चला कि इन दोनों के बीच में झगड़े का कारण क्या है। कारण क्या था वो सुन लीजिए पहले। जिंदगी बने आसान या जिंदगी बने झंडू बाम, ये तय आपको करना है, फैसला आपके हाथ में है। अब आप यहां जो आंसर देंगे वही आपने जिंदगी में अप्लाई करना। अगर आप अप्लाई करने में चूक गए, वाणी ने अगर रोल प्ले कर लिया, व्यवहार ने अगर रोल प्ले कर लिया, मानसिकता ने रोल प्ले कर लिया, तो फिर ये टॉपिक अपनी जगह और सीन फिर अपनी जगह। अच्छा, झगड़े का कारण क्या था? कारण ये था कि भाई साहब को आदत है, ये क्या करते हैं, हर महीने 20-25 हज़ार जो है पैसा अपने घर में अपने भाइयों को भेजते हैं। मैडम को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मैडम को ये बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, मैडम के भाई को भेजते तो फिर शायद सीन अलग होता, लेकिन वो किसको भेज रहा है? अपने भाई को भेज रहा। भाई लोग मुस्कुरा रहे, बहनें भी मुस्कुरा रही हैं। कुल मिला के ऐसी कहानी है हमारी। तो इसको मैं कई बार समझाती हूँ कि तुम्हारी वजह से वो जो गांव में तुम्हारे जो भाई हैं वो निठल्ले कुछ काम नहीं करते। तुम सुबह ऑफिस जाते हो 7 बजे, रात को 10 बजे घर आते हो, इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हो और उस पैसे को तुम गांव में अपने भाइयों को भेजते हो। यही कारण है कि वो काम नहीं करते। सही कह रही थी, गलत कह रही थी? यहां तक सही। ये जो जजमेंटल एटीट्यूड है ना कि पूरी कहानी सुनी नहीं और पहले तय कर लिया सही है या, तो बस यही हमारी लाइफ को बनाता है मुश्किल। जैसे आपने उत्तर दिया, तो ये हमारी साइकोलॉजी है। हम पूरी कहानी नहीं सुनते हैं, आधी कहानी से हम जजमेंट कर लेते हैं, क्योंकि अंतर्यामी जो ठहरे जान लेते हैं ना सामने वाला क्या कहना चाहता है। तो ये ऐसा काम करते हैं। फिर साहब को पूछा कि आप ऐसा काम क्यों करते हैं? तो साहब ने बताया कि पढ़ाई में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मैं था, तो मेरे पिताजी ने मेरे भाइयों का हक छीन करके मुझ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लिया, ताकि मैं जिंदगी में अगर कुछ कर जाऊं तो इन दोनों की भी जिंदगी तर जाए। उनका हक छीन करके आज मैं इंजीनियर बना हूं और 2.5 से 3 लाख रुपए महीने कमाता हूं। 25,000 अगर घर में भेजता हूं, इसके पेट में क्या तकलीफ है? इसके तो नहीं भेज रहा हूं ना, खुद के कमाए हुए भेज रहा हूं ना। अब आप बताइए कि इस सीन में वो जो भाई कह रहे थे वो सही है या गलत है? अच्छा, ये पहला वाला भी सही है, दूसरे वाला भी सही है, तो फिर सीन क्यों है भाई? इसी से तो जिंदगी खराब हो रही है ना हमारी। क्योंकि हर व्यक्ति को यह लगता है कि जो मैं सोचता हूं वो इस ब्रह्मांड का सत्य है। पत्नी
पत्नी को लगता है जो मैं सोचती हूं वो इस ब्रह्मांड का सत्य है, और पति को लगता है जो मैं सोचता हूं वो इस ब्रह्मांड का सत्य है। सत्य बस यही है कि हम सबका जीवन के प्रति अनुभव अलग अलग है। तो मैंने भाई साहब को पूछा कि जब आप पैसे घर भेजते हो, पत्नी को काय को बताते हो? एक सवाल पूछा कि जब पैसे हर महीने घर भेजते हो तो पत्नी को क्यों बताते हो? बोला इसका विश्वास जीतना चाहता हूं। विश्वास के चक्कर में क्या मिला है? सेपरेशन ना, सेपरेशन। इस कहानी को मैं यहीं छोड़ देता हूं, अब हम आगे बढ़ते हैं। बस इस कहानी को आपने ध्यान में रखना, लास्ट में आपने उत्तर देना है कि इस सीन में गलत कौन सही कौन, दोनों सही दोनों गलत, ठीक है? इसी तरह के सीन आपकी लाइफ में भी जरूर बनते होंगे। कुछ कारण हैं जो मुझे समझ में आए जिसने हमारी जिंदगी जो है वो खराब करके रखी हुई है, और वो कारण कोई बहुत बड़े नहीं हैं। पहला कारण जो मुझे समझ में आता है वह यह है कि हम ना जरूरत से ज्यादा चीजों की चिंता करने लगते हैं। इतना सोचने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो हमारी हैबिट बन चुकी है, आदत बन चुकी है। अब हम आदत के गुलाम बन चुके हैं। तो चिंता किस बात की? दो बातों की खास चिंता हर व्यक्ति को होती है, और आप जितने भी सभा में बैठे हैं आप सब लोगों का यह अनुभव जरूर होगा। पहली बात, या तो भूतकाल में हमारे साथ कुछ घटा है, किसी के साथ कुछ अनुभव हुआ है, जब जब वो अनुभव हमारे जीवन में हमारे मानस पटल पर रिफ्लेक्ट होता है तब तब हम दुखी हो जाते हैं। या फिर हमारा भविष्य काल, भविष्य के बारे में सोचते हैं कि कल को नौकरी नहीं रही, हेल्थ अगर अच्छी नहीं हुई, मान लो जीवन में कुछ ऐसा प्रसंग बना तो फिर हमारे जीवन कैसा होगा। और ये सोच सोच करके अपने जीवन को क्या कर लेते हैं, आसान से दुखी बनाते हैं। कितने लोग हैं जो कभी नहीं ये सोचते हैं? हाथ उठाइए, है ना? तो ये पहला कारण है कि जो ओवर थिंकिंग का जो हमारा जो हमने जो पैटर्न, मेंटल पैटर्न बना लिया है, वही मेंटल पैटर्न जो है हमें दुख दे रहा है। हमारे जीवन में दो एरिया हैं, एक बाहरी एरिया जिसको हम आउटर एरिया कहते हैं, और एक है इनर एरिया जो भीतर का एरिया है। बाहरी एरिया में क्या है? इसमें भूतकाल और भविष्यकाल, ये दो काल आते हैं। ना तो भूतकाल में जो घटी घटना अब आपके कंट्रोल में है, और ना ही भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है ये आपके कंट्रोल में है। रिसेंट 2 दिन पहले आपने देखा पवार साहब इस दुनिया से चल बसे। क्या उनको कभी मालूम था कि मेरे साथ जीवन में ऐसा कभी होगा? मैंने अपने जीवन में जितने भी कैंसर पेशेंटों की काउंसलिंग करी, एक कॉमन क्वेश्चन था, वो ये था कि हमने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ भी कभी ऐसा होगा। सो वी वर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। हम मानसिक रूप से इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं थे। तो ना तो भविष्य आपके हाथ में है, और ना तो भूतकाल की जो घटनाएं हैं उन्हें बदलना अब आपके हाथ में है। तीसरी चीज, हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये सोच सोच कर भी कई बार हम क्या कर लेते हैं, कुछ ज्यादा जरूरत से ज्यादा सोच लेते हैं, जबकि हो सकता है उनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है आपके उस बात से। लेकिन हमने अपने मानस पटल के ऊपर क्या करा, वो जो उधेड़ बुन जो है वो स्टार्ट कर ली है। आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में है कि जब जीवन में कोई घटना घट जाए, उस घटना में आप, उस घटना के प्रति आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपकी मानसिकता क्या है कि ये अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है लाइफ में। और घटना हेल्थ का डिजास्टर हो सकता है, कोई बीमारी आ सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई जीवन में ऐसा व्यक्ति है जिसे आप बहुत प्रेम करते हो, आपका साथ छोड़ सकता है, बिजनेस में आपको लॉस हो सकता है, संबंधों में आपकी खटास आ सकती है। लेकिन जब वो परिस्थिति आपके जीवन में आई, उस समय आपकी मानसिकता क्या है ये वो तय करेगी कि आपकी जिंदगी आसान होगी या कठिन होगी। चलिए एक घटना आपके सामने रखता हूं। 2 मिनट के लिए आप हाई कोर्ट के जज बन जाइए और एक फैसला लीजिए मेरे लिए। लेकिन याद रखना, जो फैसला आप मेरे लिए लेंगे वो आपके ऊपर भी लागू जरूर होगा। तो फैसला लेने से पहले 2 बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि फिर आपको रिपेयर करने का मौका नहीं मिलेगा। तो घटना यूं है कि मैंने किसी का खून कर लिया, ठीक है, और आप हाईकोर्ट के जज हैं। आपने निर्णय लिया कि कोतवाल जी को
20 साल जो है अब कारावास भोगनी पड़ेगी। यहां तक ठीक है? सबको समझ में आ रहा? पीछे हेलो हाथ हिलाइए। ठीक है, ठीक है, सभी जागृत अवस्था में। थैंक यू। ओके, तो अब 20 साल मेरे को सजा आपने सुना ली। अब उस सजा को काटने के दो तरीके हैं मेरे पास, जिंदगी बने आसान या जिंदगी बने झंडूबाम। ये दो तरीके हैं। अब देखिए आप इस सीन में क्या होता है। पहला तरीका है कि मैं बार बार ये सोचूं कि अगर मैं वहां ना जाता तो ये सीन ना बनता और मैं ये काम ना करता। बार बार सोचूं कि ऐसा अगर ना करता, वहां ना जाता, तो ऐसा कभी भी मेरे जीवन में ना होता। इसकी बात ना मानी होती तो आज मैं इस हालत में नहीं रहता। किस्मत को कोसता, परिस्थिति को कोसता, वातावरण को कोसता, जो लोग निमित्त बने उनको कोसता, और कोसते कोसते 20 साल अपनी जिंदगी उस कारावास में गुजारता। यह तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, समझ में आ गया बहुत बड़ी भूल हो गई, ऐसा काम मुझे नहीं करना चाहिए था। एहसास हो गया और अंदर से सोच लिया कि 20 साल के बाद जब मैं जेल से बाहर निकलूंगा, अपनी इस गलती को मैं जरूर सुधारूंगा और हंसते हंसते 20 साल जेल काटूं। हंसते हंसते 20 साल जेल काटूं। मुझे बताइए, तरीका नंबर 1 मेरे लिए सही रहेगा या तरीका नंबर 2 मेरे लिए सही रहेगा? कितने लोग हैं जो एक कहते हैं? वो हाथ उठाइए। एक कहने वाले, अरे बाप रे, एक भी नहीं है। और कितने लोग कहते हैं कि तरीका नंबर 2 सही है? वो हाथ उठाए। तो ये करना है ना मेरे लिए थोड़ी आपने करना, अपने लिए। यही तो करना है। यही तो कहा था कि जो आप मेरे लिए फैसला लेंगे। देखो, हमने शादी कर ली, गृहस्थी जीवन जी रहे हैं, तो ये किसी सजा से कम। अब सजा तो हमने काटनी ही। देखो भाई साहब मुस्कुरा रहे, बोले यही सत्य है। अब तय हमने करना है कि जिंदगी भर हम उस सीन को सोच सोच करके दुखी रहे या फिर हंसते हंसते। क्या है भाई साहब? हंसते हंसते ना, तो फिर मुस्कुरा लीजिए। ठीक है ना? तो 2 दिन पहले एक लेडीज क्लब के लिए ONGC का एक प्रोग्राम था, तो वहां पर भी टॉपिक था हमारा कि जीवन को मुश्किल कौन बनाता है। तो हमने कहा बच्चे बनाते हैं, सुनते नहीं है। ठीक है, सास बनाती है, बहू बनाती है, सुनते नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें कही तो एक बहन जी ने हाथ उठाया, बोले पति को भी तो काउंट करो, उसने भी तो बहुत कुछ दुख दिए रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने लोगों को कारण बना लिया है कि परिस्थिति, लोग, हालात मेरे जीवन में मेरे दुख का कारण है। लेकिन आप यकीन माने, मैंने मेरी डायरी के पहले पन्ने पर 2 स्लोगन लिखे हैं। ये मेरे गोल्डन स्लोगन्स हैं, ऑल टाइम फेवरेट। पहला स्लोगन अभी सुना लेता हूं, दूसरा जब मौका सही आएगा तब सुनाऊंगा। पहला स्लोगन लिखा है कि मेरे जीवन में मेरे दुखों का कारण सिर्फ और सिर्फ, ये यहां बोल रहे हैं ना, यही घर पे भी बोलना है, तब बनेगी जिंदगी आसान। और हमेशा जब दूसरों की तरफ उंगली उठाएंगे, नहीं इसकी वजह से उसकी। तो एक लेडी मेरे पास काउंसलिंग के लिए आई, उसने कहा भाई साहब आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन आपको नहीं पता मेरी जिंदगी को दुखी बनाने वाली मेरी सास है, वो इतनी टॉक्सिक है कि दर्शन मात्र से आपके शांति भंग हो जाए। फैसला किसका था शादी करने का? सिंपल सी बात है ना, शादी करने का फैसला किसका था? मेरा। तो मेरे जीवन में मेरे दुखों का कारण कौन हुआ? मेरे तो निर्णय है ना, चाहे किसी भी हालात में लिए हों, किसी भी परिस्थिति में लिए हों, अल्टीमेटली था तो मैं ही सीन में। इसलिए जब भी कभी सीन बने तो दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले गिनती कर लेना, 3 उंगलियां मेरी तरफ इशारा कर रही हैं कि भाई साहब तुम्हें ठीक होने की जरूरत है। तो पहली चीज है कि आप जिंदगी को आसान बनाएं या मुश्किल बनाएं, फैसला आपको करना है। मैं आपको एक घटना बताता हूं। 2 कैदी बहुत प्रसिद्ध हुए, रियल एक्सपीरियंस बताता हूं। इन दोनों कैदियों का नाम था रंगा बिल्ला। कितने लोग हैं जिन्होंने ये नाम सुना है? रंगा बिल्ला सुना ना आप? उनको सजाए मौत तय हुई थी दोनों की। कानून ने तय कर लिया था दोनों को फांसी दी जाएगी। आपके हालात डिसाइड करेंगे कि आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ रहेगा या कॉन्स्टिपेशन का रहेगा। फैसला आपके हाथ में है। तो रंगा कहते थे कि मैंने एक पिक्चर में एक सीन किया था जो करीबन जो है 5 से 6 सेकंड का सीन था। वो किसी पिक्चर, वो कहते थे, सच है मुझे नहीं मालूम, तो वो कहते थे कि मुझे उस पिक्चर में क्या सीन मिला था? रंगा खुश। क्या सीन था? ये बोलना, बस इतना बोलना, रंगा खुश।
तो रंगा ने वो जो डायलॉग था वो लाइफ में फिट कर लिया था कि रंगा कैसे भी हालत हो रंगा खुश। तो रंगा को जब फांसी तय हुई, जब वो जेल में रहे, जेलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस केस का जिक्र किया है। जेलर ये कहना चाहते थे कि खुशी जैसी कोई दवा नहीं और दुख जैसा कोई रोग नहीं। तो रंगा जेल में जब रहता था, खेलना कूदना हंसी मजाक सबके साथ करता था और हमेशा एक ही डायलॉग बोलता, रंगा खुश। और रंगा को मालूम था फांसी लगने वाली, बोला जिस दिन लगेगी उस दिन लगेगी, तब तक तो खुश रह लेते हैं। सही है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी जो बिल्ला था वो हमेशा उसको कोसता था कि तेरी वजह से ये काम हुआ, अगर तू ना होता ना तो आज मैं यहां। और हमेशा जेलर कहते हैं हमेशा बिल्ला जो था वो जीवन को कोसता, किस्मत को कोसता, रंगा को कोसता, उन लोगों को कोसता जिनकी वजह से ये सारे काम हुए। अंततः जब उन दोनों की फांसी का दिन मुकर्रर हुआ तो कहते हैं फांसी के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जब दोनों को फांसी दी गई, फांसी देने के बाद जो है आधे घंटे के बाद डॉक्टर आता है और मेडिकल चेकअप करता है और वो डिक्लेयर करता है ये डेड है, ये नहीं है। जनरली अगर देखें जो डॉक्टर लोग यहां बैठे हैं उनको इस चीज का आइडिया होगा कि जैसे आप किसी को हैंग करते हैं तो मैक्सिमम 45 सेकंड में वो फिनिश हो जाता है। बिल्ला की मौत करीबन 35 सेकंड के अंदर हो गई थी, लेकिन रंगा 2 घंटे जिंदा रहा फांसी लगने के बावजूद भी। भारत के कानून में दूसरी बार फांसी देना ऐसा कोई प्रावधान तभी नहीं था। डॉक्टर आए, उन्होंने कहा इनके शरीर में अभी भी जान है। जेलर कहते हैं मेरे पास एक वहां पर एक सिपाही था, उसकी बॉडी अच्छी खासी थी। हमने क्या किया, कहा कि इसकी दोनों टांगे पकड़ो और लटक जाओ। किसकी? रंगा की दोनों टांगे पकड़ो और लटक जाओ ताकि और जर्क लगे और रंगा का प्राण जो है शरीर छोड़ दे। कहते हैं जब वो लटके तब जा करके रंगा के प्राण निकले। जेलर बस इस कहानी से यही कहना चाहते थे कि खुशी जो है ना वो आपके प्राण शरीर से निकलने नहीं देगी। बस इतना याद रखना, आपकी परिस्थितियां आपसे बड़ी नहीं हैं, आपकी तैयारी बहुत छोटी है। मेरी ये गोल्डन लाइन याद रखना, आपकी परिस्थितियां बड़ी नहीं हैं, आपकी तैयारी बहुत छोटी है। इसलिए आप उदास हैं, इसलिए आप परेशान हैं। तो परेशान रहने से जीवन में कभी भी हालात बदलेंगे नहीं। दूसरी चीज जो हमारी जिंदगी को खराब करती है, जो मुझे समझ में आती है, जो हमारी जिंदगी को मुश्किल करती है, सुखद परिवार को दुखद परिवार का अनुभव कराती है, वो है जिद पकड़ना और अभिमान। हाँ या ना? आप सभी अनुभवी होंगे, कई लोगों ने आपके जीवन में कुछ ऐसी जिदें की होंगी जिसकी वजह से आपको भी कड़वा अनुभव हुआ होगा या आपके माध्यम से दूसरों को कड़वा अनुभव होगा। हाँ या ना? और ये आदत हम सब में है, अपनी बात को मनवाने की। इस काम में हमारी बहनें थोड़ी ज्यादा एक्सपर्ट हैं, डोंट माइंड। भाई लोग हाँ या ना? वो सोच रहे हैं घर भी जाना है तो हाँ नहीं कर रहे। हाँ या ना? नहीं कर रहे। देखो पक्का है इनको। अपनी बात मनवाना एक सब्जेक्ट है, उसको कहते हैं हम कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल माना अपनी बात को मनवाने का आर्ट। कुछ लोग बड़े कलाकार रहते हैं, आपके जीवन में भी होंगे, आपसे पैसे निकलवाने हैं ना, ऐसा आर्ट है उनके पास कि ना चाहते, ना कहना चाहते बावजूद भी आप ना, ये क्या है? बात को मनवाने की कला। सब में नहीं होती है। अपनी बात को मनवाने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है। नाउ व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस माना जब भी मैं किसी संवाद में हूं, किसी कम्युनिकेशन में हूं, मेरे मन में किस प्रकार के भावनाएं प्रकट हो रही हैं उसकी अवेयरनेस, और सामने वाला इसको सुनने के बाद कैसा रिएक्ट करेगा उसकी अवेयरनेस। दैट इज व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस इज। हमारे यहां तो इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज नहीं, आप तो बोल देते हैं, फिर उसके बाद वो सोच ले, वो देख ले उसको कैसे इस चीज के ऊपर रिस्पॉन्ड करना है। जिंदगी आसान या मुश्किल? कितने लोग हैं जो अनुभवी हैं कि आप ना चाहते हुए आपने मुंह से कुछ बोल दिया और बाद में पश्चाताप किया है? हाथ उठाइए।
कितने लोग हैं जिन्होंने ये अनुभव किया है, मैं नहीं बोलना चाहता था फिर भी मैंने बोल लिया और बाद में आपको रिग्रेट हुआ। ऑलमोस्ट सभी का अनुभव है ये। किस कारण? अपनी बात को मनवाने की जिद, और दूसरा ईगो, अभिमान। सवाल पूछो, बाय द वे किस बात का अभिमान? याद करना अपनी जिंदगी का अराइवल मतलब जिस दिन आपने जन्म लिया था, एक सफेद कपड़े में आपको लपेटा गया था, हाँ या ना? जिस दिन आपका जन्म हुआ था, अराइवल हुआ था इस दुनिया में, एक सफेद कपड़े में आपको लपेटा गया था, और जिस दिन आप इस दुनिया से जाओगे उसी सफेद कपड़े में लपेटे जाओगे। और जिस दिन आए थे लपेटने वाले भी अपने थे, और जिस दिन जाओगे उस दिन भी लपेटने वाले। अभिमान किस बात का है? अभिमान है अपने पद का, अभिमान है अपनी पोजीशन का, अभिमान है अपनी दौलत का, अभिमान है अपने शरीर की ताकत का। मैंने बड़े बड़े 30 मार खान घुटनों के बल गिड़गिड़ाते देखे हैं। जिंदगी एक ऐसी चीज है, बड़े से बड़े 30 मार खान को भी धूल चटवा देती है। टाइम मेरे को कम मिला, 7 बजे मेरे हाथ में माइक आई है, वरना एक से बढ़कर काउंसलिंग एक्सपीरियंस है हमारी लाइफ में, बर्बाद होते हुए देखे। मैं एक हाईकोर्ट की जज से मिला, हाईकोर्ट के जज, मेरे एक फैसले से किसी को जिंदगी और मौत मिल सकती है, और फैसला ले लूं तो 2 ही लोग हैं इस दुनिया में जो चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज और भगवान, तीसरा कोई नहीं। औलाद के सामने चलती नहीं। हेलो, वहां आप जज नहीं हैं। और मुझे रोते रोते कहती हैं कि अब जिंदगी से वैराग्य आ चुका है, ऐसा लगता हूं कहीं पहाड़ पे चली जाऊं या जीवन का अंत कर दूं। मैंने कई सारे वकील देखे अपनी लाइफ में, ऐसी ऐसी कोर्ट में दलीलें, घर में दलीलें चलती, यह घर की अदालत है, यहां आपकी दलीलें नहीं चलने वाली है, यहां आपकी तैयारी, आपने किस तरह की तैयारी कर ली। तो अभिमान किस बात का? 3 ओपनिंग है हमारी, 2 नॉस्ट्रिल और 1 ये मुंह। अगर केवल 40 सेकंड के लिए मैं ये बंद कर लूं, योर गेम इज ओवर, तो आपकी वैल्यू सिर्फ 45 सेकंड है। फिर अभिमान किसका? दिखा दूंगा, बता दूंगा, अच्छे अच्छों को ठीक किया है, तुमको भी ठीक कर दूंगा। नहीं, भाई लोग खास करके बोलते हैं तेरी जैसी 10 ले आऊंगा। एक नहीं संभल रही है और उसकी जैसी 10 और ले आएगा। यू सी ईगो का जो लेवल देखिए आप, कि हम कितने ब्लाइंड हो जाते हैं जब हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं। जिस पेड़ के ऊपर फल नहीं होता उसे झुकने का कभी अनुभव नहीं होता। जिस पेड़ पे फल नहीं होता उसे जीवन में झुकने का कभी अनुभव नहीं होता। झुकता वो है जिसके पास कुछ है। तो अपनी बात मनवाना जरूर। कभी कभी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, यही परम सत्य है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सत्यता के साथ सभ्यता नहीं है बोलने की। क्या नहीं है? सत्य है, आप जो बच्चे को समझा रहे हैं यही परम सत्य है, लेकिन सभ्यता नहीं है, शब्दों में सभ्यता नहीं है। आपकी परिस्थितियां बड़ी नहीं, आपकी तैयारी बहुत छोटी है। तीसरी चीज जो जिंदगी को हमारी और खराब बना देती है वो है संबंधों में विश्वास। इसके ऊपर मैं कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सुनाऊंगा आपको। आप में से कितने लोग हैं जो अपने जीवन साथी के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं? 1 मिनट 2 मिनट रुकना। हाथ उठाने से पहले वही हाथ उठाएंगे जो अपने जीवन साथी के साथ आए हैं। अकेला तो कोई भी उठा लेगा। आप में से कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं अपने जीवन साथी पर पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं? अच्छा ठीक है, जिन्होंने हाथ उठाया उनसे ये सवाल पूछता हूं कि क्या आपका जीवन साथी आपकी पूर्ण रूप से रिस्पेक्ट करता है? अगर करता है तो हाथ उठाइए। देखो अभी हाथ कम हो गए। जिस संबंध में रिस्पेक्ट नहीं वहां कभी भी ट्रस्ट नहीं हो सकता। मैं काउंसलर की हैसियत से आपको जो सुनाने जा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम आप मुझ पे विश्वास करेंगे कि नहीं, लेकिन आपके विश्वास करने से इस समाज की हालत चेंज नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक।
जिसने लोगों की जिंदगियां खराब नहीं, पूर्ण रूप से बर्बाद करके रख दी हैं। और उसका मूल कारण है मोबाइल। क्या चीज? मोबाइल। मैं अभी हाल में एक पेपर पब्लिश कर रहा था, तो रैंडमली एक पेपर मेरे सामने आया, तो मैं उस पेपर को पढ़ रहा था। रैंडमली आया मेरे पास। उस पेपर में क्या था कि अमेरिकन एक कंपनी है जो डेटिंग कंपनी है। डेटिंग कंपनी माना जो लोग डेटिंग करते हैं उनकी कंपनी है। तो उन्होंने सोचा कि भारत जो है बहुत ही प्राचीन है और ऐतिहासिक देश है, जहां पर मूल्यों के लिए हमेशा प्राथमिकता रहती है। तो चलो भारत के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि भारत का सीन क्या है आज की डेट में। सुफार्म या कुछ ऐसा नाम है उस कंपनी का, भी मेरे मुंह पे नहीं आ रहा है। तो उन्होंने भारत में जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा, आपको सरप्राइज होगा, पता नहीं कितने लोग इस बात को समझ भी पाएंगे। उन्होंने देखा कि 70% भारत के आंध्रा में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कांचीपुरम। कितने लोगों ने नाम सुना है कांचीपुरम? कांचीपुरम का डाटा उन्होंने बताया कि कांचीपुरम में 70% लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं वो डेटिंग के लिए रजिस्टर इस वेबसाइट पे कर रहे हैं। बच्चे कर लेते हैं, यंगस्टर कर लेते हैं तो समझ में आता है, लेकिन ये शादीशुदा किस लिए कर रहे हैं भाई? मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं। दिल्ली एनसीआर 62% लोग, और एज ए काउंसलर मैं आपको थोड़े अनुभव भी सुनाऊंगा। डॉक्टर, इंजीनियर, जजेस, टीचर्स, स्टूडेंट्स, ऐसा कोई मैंने व्यक्ति नहीं देखा जो इस दलदल में आज की डेट में डूबा हुआ नहीं। और उसका मूल कारण है हमारा ये मोबाइल। ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म आपको देकर रखे हैं कि अच्छे अच्छे लोग जो है वो फिसल जाते हैं। मेरे पास एक डॉक्टर आई, उसने कहा मेरा हस्बैंड जो है बहुत शराब पीता है। सुनने जैसा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, लेक्चर नहीं, अनुभव सुनाऊंगा। हजारों केसेस हैं ऐसे। तो मेरा हस्बैंड जो बहुत दारू पीता है, कृपा करके आप उसे कुछ जरा समझाइए। तो मैंने कहा लेके आइए। तो जब वो लेके आए तो मैंने उनको पूछा कि भाई साहब आप ऐसा क्यों करते हैं? बोले इसने मेरे विश्वास को धोखा दिया, इसने वो किया जो औरत कभी गलती कर नहीं सकती है, इसलिए इसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा और इसकी जिंदगी नर्क बने तब तक दारू पीता, अब जिंदगी बने आसान। मैंने मैडम को पूछा कि मैडम आप इतनी समझदार हैं, 2 बच्चे हैं आपके, फिर आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा थोड़ी देर के लिए फिसल गई। क्या कहा? थोड़ी देर के लिए, लेकिन 4 लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। कितने लोगों की? 2 बच्चे और 2 ये। अल्टीमेटली उनका डिवोर्स हो गया। कितने लोग बर्बाद हुए? 4 लोग, एक आदमी की गलती से। और आज की डेट में 100 में से 70% इसी कारोबार में लगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज। मेरे पास एक लड़की काउंसलिंग के लिए एक साहब लेके आए, कोई भी, आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उस लड़की की उम्र हार्डली 16 साल है साहब, और 60 साल के व्यक्ति के साथ वो शादी करना चाहती है, जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं साहब। अब आप मुझे बताइए मैं उसे काउंसलिंग में क्या समझाऊंगा? छोटे छोटे बच्चे, 7 साल 8 साल के बच्चे वो चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं जो आपको जिंदगी में शायद शादी के बाद भी मालूम नहीं था। आप क्या काउंसलिंग करेंगे? उन बच्चों की काउंसलिंग क्या करें? क्या समझाएंगे आप उनको? जिंदगी आसान बने या मुश्किल बने, ये फैसला किसका है? किसका फैसला है? अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मेरा खुद का निजी लिया हुआ फैसला था। अब मोबाइल से हम छूट तो नहीं सकते हैं, लेकिन क्या हमने इतना कॉन्क्रीट कल्चर ऐसा बनाया है कि मेरा लाइफ पार्टनर, मेरा बच्चा गलती से भी ये गलती कभी ना करे? क्या इसकी तैयारी है? इसलिए कहा कि आपकी परिस्थितियां बड़ी नहीं हैं, आपका कैजुअल अप्रोच है लाइफ के प्रति। क्योंकि आपको लगता कि मेरा बच्चा ये काम, मैंने कई बच्चे 16 साल की उम्र में लड़कियां ड्रगिस्ट देखी। आप सोच नहीं सकते जब पेरेंट उनके रोते हैं। तो मैंने कहा मैडम एक दिन में तो इस बच्चे ने नहीं किया होगा, कई समय से करता होगा, आप अब आज तक कहां थे? पता ही नहीं चला। क्या पता ही? क्योंकि हमारा कैजुअल अप्रोच है। कौन सा अप्रोच? कि जब तक मुझ पे बिजली ना गिरे तब तक मैं कोई तैयारी करने वाला नहीं हूं। और हम सबको ऐसा लगता कि मेरी लाइफ में कभी भी कुछ भी बुरा होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने भगवान से एग्रीमेंट साइन करवाया है कि नो प्रॉब्लम नो वरीज। ऐसा कभी नहीं।
आपके बच्चे, आपका पति, आपकी नौकरी, ये आपके जीवन में समस्या का कारण नहीं है। आप वक्त के साथ अवेयर नहीं हैं। कॉल ऑफ द टाइम, जो समय की जो पुकार है, उस पुकार के साथ आप अपने आप को अलाइन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे पर्सनली ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे पैदा करने आसान है, संस्कार देना बहुत कठिन कार्य है, हाँ या ना? शादी करना आसान है, जीवन साथी को संस्कार देना, उसका विश्वास जीतना, ये इतना आसान, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मंगेरी लाल के हसीन सपने, आज से 35 साल पहले एक सीरियल चला करता था। कितने लोग हैं जिन्होंने देखा जी? जिंदगी मंगेरी लाल के हसीन सपने बिल्कुल भी नहीं है। यहां कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। और अगर हम करेंगे नहीं तो जीवन में ये पक्की बात है कि हमारी जीवन जो है वो खराब निश्चित रूप से होने ही वाली है। चौथी चीज जो मुझे समझ में आती है, अनुभव देखे मैंने, जो हमारी जिंदगी, सरल जिंदगी को मुश्किल बना देती है, वह है क्रोध। आप में से कितने लोग हैं जिसने इसे जिंदगी में अनुभव किया है? हाथ उठाएं। आज आपको दवा बताऊंगा इसकी फिर। अच्छा, बाकी सारे शांत हैं, किसी को क्रोध ही नहीं आया? ऐसा कोई है जो कहता मुझे जिंदगी में कभी क्रोध नहीं आया? हाथ उठाइए। या मेरी बात ही समझ नहीं आई इसलिए हाथ उठा लिया। ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि हमें चीज समझ में नहीं आई इसलिए हमने हाथ उठा लिया, क्योंकि सब उठा रहे। ये एक ऐसी घटना है, ऐसा अनुभव है इस धरती पे, शायद इससे कोई बचा होगा। तो इसका मतलब आप सबको क्रोध आता है, हाँ या ना? हाथ उठाइए तो मुझे लगे कि आपका शटर डाउन नहीं हुआ है, शटर खुला ही है, हाँ या ना? जोर से हाँ या ना। क्रोध आता है कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा चलिए ठीक है। इससे बचना चाहते हैं, हाँ या ना? फिर से एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिए, हाँ या ना? आवाज नहीं आई, हाँ या ना? एक बार जोर से, हाँ या ना? चलो, अगर मैं आपको कन्विंस कर पाया कि आप गलती कर रहे हैं तो आप बदलाव के लिए तैयार है, हाँ या ना? फिर से जोर से, हाँ या ना? क्योंकि अभी हाँ करेंगे, बाद में ना बोलेंगे आप, इसलिए आपसे पहले करवा रहा हूं मैं, हाँ या ना? और अगर मैं आपको कन्विंस नहीं कर पाया तो आप जो कर रहे चालू रखिए। अगर मैं आपको कन्विंस नहीं कर पाया तो आप चालू रखें, और अगर कन्विंस कर पाया तो प्रॉमिस कीजिए कि इस हॉल से बाहर जाएंगे तो ये काम तो जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। फिर से हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? ठीक है, इससे अच्छा तो बच्चे की आवाज है। ओके सर, आप इधर आ जाइए। सर आप भी आ जाइए। मैं कुछ ज्यादा नहीं पूछने वाला हूं इनसे, बस आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं ये, आपने इनको रिप्रेजेंट करना, इनकी परिस्थितियां, मैं आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाऊंगा, आपने इन सब के प्रतिनिधि बन करके आपने आंसर देना है। तो मैं समझता हूं आप लोगों को भी गुस्सा तो आता ही होगा। हाँ आता है, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा। आपके हिसाब से थोड़ा या आपकी वाइफ के हिसाब से? नहीं, सबके हिसाब से एकदम बहुत थोड़ा। अच्छा ठीक है। आपको गुस्सा आता है? बहुत ज्यादा आता है, लेकिन निकालता नहीं। सही व्यक्ति को हमने चूज किया, फिर इसका मतलब है। ओके, अब एक माइक देना मेरे को क्विकली। आपसे मैं सिर्फ एक ही सवाल इनकी तरफ से पूछना चाहता हूं, इन्हीं का दर्द होगा ये, ठीक है? आप मुझे ये बताइए कि आपको किस बात से गुस्सा आता है। मैं पहले आपके पास आता हूं। जो चीजें पसंद नहीं है अपने को, वही अगर रिपीट अपने सामने होती है, अपन अगर बोलते ये नहीं करना है और वही करता है तो तभी गुस्सा। एक मिनट, ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? हाँ या ना? हाँ, नहीं तो फिर आपको भी बुला लूं। सही कह रहे हैं ना? अच्छा, दूसरा कारण बताइए। दूसरा कौन सा कारण है जिससे आपको गुस्सा आता है? आप रिफ्लेक्ट कीजिए कि लास्ट टाइम आपको गुस्सा आया था, उसका कारण क्या था? ऐसे नहीं आया? ओके, और कोई दूसरा कारण नहीं? एक मिनट रुकिए सर, आप जो थोड़े वाला गुस्सा करते हैं ना, वो थोड़ा क्यों आता है वो बताइए। थोड़े वाला गुस्सा इसलिए आता है, अभी मैंने घर में अगर लड़के को बोला, अच्छा ये मोबाइल रख दे, ओके, अगर उसने एक बार में नहीं रखा, दूसरे बार में नहीं रखा, तो थोड़ा सा गुस्सा आता है। थोड़ा कैसे करते हैं उसको? थोड़ा सा, उसको एक ही बार डांटता हूँ, क्योंकि क्या है, मेरे घर में मेरे पिताजी और मम्मी भी है। अच्छा, मैं उनके साथ रहता हूँ। ओके, तो अगर मैं बच्चों को ज्यादा डांटता हूँ तो वो मेरे को बातें सुना देते और मेरे ही नहीं, हर घर में ये कहावत जी, रियल लाइफ है जी,
का जो बच्चे के साथ में दादा दादी रहते हैं उसके पिताजी और मम्मी को बहुत बातें सुनना पड़ती है। हाँ, दब के रहना पड़ता है। एक बार जोरदार ताली दोनों के लिए बजा लीजिए। आप बैठ सकते हैं सर, थैंक यू वेरी मच। अब आपने सिर्फ हाँ और ना ही करना। मैं आपसे सवाल पूछूंगा। इन्होंने 2 कारण बताए, मैं आपको 2 कॉन्क्रीट कारण बताता हूं। अगर आप मेरे से सहमत हैं तो जोर से हाँ करेंगे, ठीक है? नहीं तो आप साइलेंट रहेंगे। पहला कारण कि जब कोई मेरी बात नहीं सुनता या मेरी बात नहीं मानता तो मेरा टॉप फ्लोर जो है वो खिसक जाता है, हाँ या ना? अच्छा, ठीक है। दूसरी बात कि जब कोई मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, झूठ बोलता है, चीट करता है, ट्रिकी होने की कोशिश करता है, क्योंकि मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र हूं, मुझे सच पसंद है। सवाल तो यह है कि सुनना या बोलना भी। कि जब कोई झूठ बोलता है, चीट करने की कोशिश करता है, मैनिपुलेट करता है, तो फिर मैं मेरी भी जिंदगी खराब कर लेता हूं और सामने वाले की भी खराब हो जाती है। ये 2 कारण है, हाँ या ना? हाँ या ना, जोर से। अच्छा, अब ऑनेस्टली जवाब देना। ऐसी परिस्थिति में गुस्सा आना स्वाभाविक ही है, हाँ या ना? फिर से विश्वास नहीं खुद पे, हाँ या ना? अच्छा, 2 मिनट रुक जाइए अभी आप। पहला कारण कि जब कोई मेरी बात नहीं मानता तो फिर मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूं और सामने वाले को भी मैं डिस्टर्ब करता हूं। सर, मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं, आपके सीने में जो दिल है आपका या ट्रांसप्लांट करवाया है? आपका है ना? क्या आपकी हर बात मानता है जब भी उसको कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा मत सोच, टेंशन मत ले, इतना सोचने की जरूरत नहीं? सुनता है आपकी बात? नहीं सुनता ना? अच्छा, आपका क्या अनुभव है, सुनता है आपकी बात ये, हाँ या ना? नहीं सुनता ना? आप ही का दिल है, आप ही का मन है और आप ही की बात नहीं सुनता। तो जरा सोचिए कि आपका मन आपकी बात नहीं सुनता तो ये जो सामने आपके आसपास बैठे हैं ये कहां से आपकी बात मानने वाले हैं? आपका दिल खुद का अपना होने के बावजूद भी आपको कभी कभी नहीं मानता वो, हाँ या ना? आप कहां से बोलेंगे? अब तो समझ में आया कि गड़बड़ है। अच्छा, दूसरी बात थी कि जब कोई मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, चीट करने की कोशिश करता है, तब भी मुझे गुस्सा आता है, झूठ बोलता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने अपने जीवन काल में कभी भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ झूठ नहीं बोला? दोस्तों के साथ झूठ नहीं बोला? हाँ या ना? जोर से, हाँ या ना? तो जब झूठ बोला तब आपको खुद पे गुस्सा क्यों नहीं आया और 2 लगा देनी चाहिए थी ना कि ऐसा क्यों करते हो? आपने खुद को स्वीकार कर लिया। कैसे? मैं हूं ही ऐसा। क्या किया आपने अपने लिए? स्वीकार कर लिया कि मैं हूं ही ऐसा। बस यही करना है सामने वाले के लिए। क्यों? क्योंकि वो ही आपका भाई बहन है, आप ही का जैसा है, उसका भी सॉफ्टवेयर वैसा है जैसा सॉफ्टवेयर आपका है। इट्स अ गेम ऑफ एटीट्यूड ओनली, हाउ यू लुक एट द सीन। आप किसी दृश्य के ऊपर कैसे देखते हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूं, स्टीफन कोवी ने अपनी किताब में लिखी है। मैं उस घटना को इंडियन मॉड्यूल के हिसाब से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो एक व्यक्ति जो थे वो बनारस से मुंबई जा रहे थे, उनके साथ उनका छोटा बच्चा भी था, करीबन 2.5-3 साल का होगा। तो वो बच्चा बड़ा शरारती, और बच्चों का स्वभाव होता है, बच्चे शरारती होते हैं, और बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो फिर इस उम्र में शरारतें वैसे भी कहाँ अच्छी लगती है, हाँ या ना? तो वो बच्चा बड़ी शरारतें कर रहा था। तो कंपार्टमेंट में जितने भी लोग थे ना वो सब डिस्टर्ब हो रहे थे। उनको लग रहा था यार कैसा बाप है कि बच्चे ने इतना रकस मचा के रखा हुआ है और ये कुछ कहते भी नहीं है इसे, कम से कम कुछ तो कहना चाहिए, राइट? लेकिन हम भारतीय हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, थोड़ी डेकोरम मेंटेन करते हैं। तो कोई किसी से उसको बच्चे को कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन मन ही मन उनको लग रहा है कि बाप कैसा है कि खिड़की से बाहर देख रहा, बच्चा इतनी शरारतें कर रहा है और इसका 2% भी बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं है। इरिटेशन धीरे धीरे उनकी बढ़ रही है। इतने में एक बुजुर्ग जो है वो अखबार पढ़ रहे थे और बच्चे ने क्या किया, अखबार झटपट ली और अखबार फट गई। जब उनकी अखबार फटी तो अब गुस्सा भी फटेगा। तब वो भाई साहब ने कहा कि अरे भाई साहब आप कैसे हैं, आपका बच्चा इतनी शरारत कर रहा है और आप इसको कुछ समझाते क्यों नहीं? तब वो भाई साहब ने हल्की सी गर्दन मोड़ते हुए कहा कि खुद को नहीं समझा पा रहा, इसे क्या समझाऊं। क्या कहा? खुद को नहीं समझा पा रहा, इसे क्या समझाऊं। तो बुजुर्ग पूछे ऐसा क्या कि जो खुद को नहीं समझा पा रहे, ऐसा क्या? उसने कहा आज से ठीक 25 दिन पहले इसकी मां की मृत्यु हुई है, बनारस से अस्थि विसर्जन करने के बाद मुंबई जा रहा हूं।
अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं, समझा नहीं पा रहा हूं कि ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए, इसे क्या समझाऊं। इतनी बात सुनते वही कंपार्टमेंट, वही बच्चा, वही शरारतें, वही रकस, लेकिन मजाल है एक भी व्यक्ति उस बच्चे के बारे में कुछ खराब सोच रहा हो। क्या बदला? क्या बदला? स्पष्ट हुआ ना। तो कई बार हम कारण ना जानने के कारण बरस पड़ते हैं। फिर जो जिंदगी आसान थी, अपनी भी मुश्किल, रिफ्लेक्ट कीजिए, आप सीन को सामने लाइए। यही जिंदगी में हम कर रहे हैं सब लोग, और आज से नहीं कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। तो गुस्सा कोई नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है कि परिस्थिति आई और आपको गुस्सा आया। आपकी प्रिपरेशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप लॉजिक्स को समझ नहीं पा रहे हैं कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि उसके लिए चाहिए हमें इमोशनल इंटेलिजेंस, कि इस परिस्थिति में मैं कैसा महसूस कर रहा हूं और सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। और ये इंटेलिजेंस आती है जब तक आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी का इंस्टिंक्ट नहीं होगा। आध्यात्मिकता जब तक आपके जीवन में नहीं आएगी, तब तक आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं आ सकती है। एज ए काउंसलर मैं आपको बता, एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको बता रहा हूं। अगली चीज, एक्सपेक्टेशंस। हम सब लोगों को एक्सपीरियंस है इस चीज का, एक्सपेक्टेशंस। हर किसी को अपने लेवल की, अपनी समझ की एक्सपेक्टेशन दूसरों से रहती हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती ना, दिल दुखता है। वाइफ की एक्सपेक्टेशन हस्बैंड से, क्या एक्सपेक्टेशन है उसे? बोले मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस मेरी प्रशंसा कभी इन्होंने जीवन में की नहीं, इन्होंने मुझे कभी रिस्पेक्ट दी नहीं, इन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, थैंक यू कभी कहा नहीं। दूसरों के पति देखती हूं तो ईर्ष्या होती है। अब उस पगली को ये नहीं मालूम उसका भी वैसे वाला ही है, वो खाली मखौटा पहन करके घूम रहे सारे लोग। और दूसरों के साथ क्या करने लग जाते हैं हम? कंपेयर करने लग जाते हैं कि वो बहुत सुखी हैं और हम बहुत। आजकल एक्सपेक्टेशन का लेवल एकदम निम्न हो चुका है। कैसा? आप किसी को मैसेज भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, उसने आधे घंटे तक आपका रिप्लाई नहीं दिया, लोग रिश्ते तोड़ देते हैं। आपको हंसी आ रही है, मैंने केसेस हस्बैंड वाइफ के डिवोर्सेस होते हुए देखे हैं बस इसी बात पे। ये दुनिया भर के मैसेज पढ़ता है, देखता है। मैं कभी भी काम का मैसेज भेजती हूँ, एक कभी भी उसको पढ़ता नहीं है। मैंने पूछा कि क्यों भाई, इनके ही मैसेज क्यों नहीं पढ़ते हो? बोला इसके मैसेज इसलिए नहीं पढ़ता हूं कि मैं सोचता हूं कि बाद में कॉल कर लूंगा। पर वो तो नहीं समझती है, उसने तो अपनी एक एक्सपेक्टेशन। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में थे, छोटे थे, हमने एक फ्रेम बनाया था कि मेरा पति ऐसा होगा। अब वो उस फ्रेम में कहीं फिट ही नहीं हो रहा है। भाई लोगों ने ऐसा फ्रेम बनाया था कि मेरी पत्नी कैसी हो कि मेरे अंदर जो चल रहा है वही उसके अंदर चल रहा हो। वो तो 5% अंदर चल ही नहीं रहा है, कुछ और ही चल रहा है उसके। इसलिए वो संस्कार जो है वो हमारे मिल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रिश्तों में रख लिए। बच्चों से एक्सपेक्टेशन, हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे कैसे होने चाहिए, एकदम हम जो मन में सोचे वो कर्म में ले आए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और फिर कंपेयर कैसे करते हैं? हम तो ऐसे नहीं थे। क्या कहते? हम तो बचपन में ऐसे। भाई आप तो 0G थे, वो 5G है, उसका जो आएगा वो 15G होगा। हो ही नहीं सकता है। आप अपने माता पिता के सामने कभी आवाज नहीं उठा सकते थे, वो बहस करते हैं। और उनके जब बच्चे आएंगे वो 101 पे फोन लगा के आपको अंदर करवा देंगे। पानी आगे ही बहता है, और इसके लिए हम तैयार नहीं है ना। तो हमारे पिताजी भी कभी कभी डायलॉग बचपन में हमको कहते थे कि तुम लोगों को तो बहुत सुविधाएं दे रखी हैं, हम लोग तो स्कूल कॉलेज जो है वो धोती में जाया करते थे। तो हमने कहा हमारे लिए भी सिलवा लो। व्हाट डू यू वांट टू प्रूव विद धोती? आपका हो सकता है आपका बच्चा बरमूडा पहन के कॉलेज जाएगा। बदलते हालातों के साथ बदलना सीखिए साहब। आप अपने बचपन को अपने बच्चों के बचपन के साथ कंपेयर, आपके हालात बड़े नहीं हैं, आपकी तैयारी ठीक नहीं है। तो बदलते दौर के साथ हमें बदलना बहुत जरूरी है। और अगर बदलेंगे नहीं तो फिर वक्त हमें जरूर बदल देगा। अब सवाल है, इतना तो समझ में आया, ऐसे तो बहुत कुछ था मेरे पास कहने के लिए, लेकिन ये 4-5 मेन बातें हैं जो हमारे जीवन को सरल से मुश्किल बना देती हैं, सुखद से दुखद बना देती हैं।
जीने का सिर्फ आर्ट नहीं है हमारे पास। अब सवाल है कि कैसे जिंदगी को आसान बनाएं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सच में अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, तो पहली चीज जो मैं समझता हूं, जो मैंने अनुभव किया, कि जिंदगी में कभी भी कुछ हो जाए, रिश्तों में एक छोटा सा शब्द है, सॉरी। अभी बहनें सोच रही 25 बार तो बोल चुकी हूं, अभी जिंदगी भर यही काम मैं ही करूंगी। शीशम नहीं झुकता, घास झुकता है, क्योंकि उसकी फितरत में है। अब आपका दुर्भाग्य हो सकता है आपने शीशम के साथ शादी कर ली हो, प्लास्टिक के साथ की होती तो थोड़ा आप झुक लेते, थोड़ा वो झुक लेती। जादुई शब्द है, लेकिन वो भी कैसे, प्यार से, कि गलती हो गई, अगली बार रिपीट नहीं करेंगे। हो फिर से हो गई, फिर सॉरी, अगली बार रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज है जो हमें रोकती है सॉरी बोलने से, हर बार मैं ही, और मैं ही क्यों, हाँ या ना, कि हर बार मैं ही। अरे दुविधा देखो, वाइफ को भी लगता हर बार मैं ही, और हस्बैंड को भी लगता हर बार, कमाल है ना ये। और बच्चों को लगता है कि हर बार हम ही, छोटे हैं इसका मतलब ये है कि हर बार हम ही। एक नया शब्द आपके जीवन में मैं जोड़ना चाहता हूं, बस याद रखिएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपकी जिंदगी, आपके रिश्ते को मुश्किल बना सके। मैंने यही अनुभव किया है। जब लड़ाई अपने से हो, खुद से लड़ना हो, तो पूरी ताकत लगा के जीतना। क्या करना? पूरी ताकत लगा करके जीतना। और जब लड़ाई अपनों के साथ हो ना, तो पूरी तरह से हार जाना। क्योंकि बहस में मैंने आज तक कभी किसी को जीतते नहीं देखा है। कोई ऐसा कि मैं बहस करके अपनी पत्नी को हरा देता हूं, या मैं अपने हस्बैंड को हरा देती हूं? नहीं, अंततः आप गिव अप ही कर लेते हैं, लेकिन वो भी कब? बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने के बाद। जब बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाए तब आप क्या करते हैं? गिव अप। तो जब गिव अप ही करना था तो बैटरी काहे को डिस्चार्ज कर ली? 4 दिन बहनों की आदत होती है, 4 दिन मुंह फुला लेंगी, 5वें दिन फिर और नॉर्मल हो जाएंगे। तो 4 दिन तो बैटरी वैसे ही खराब हो गई कि नहीं हो गई? और बहनों को बहुत एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का। कौन सा वाला? मूड खराब करके घूमने का। अभी मान लो सुबह सुबह भाई साहब कुछ अपनी बीवी को कह करके ऑफिस चलेगा, अभी दिन भर इतने झमेले, इतनी समस्याएं कि इनको याद भी नहीं कि सुबह क्या हुआ था। और मैडम पूरी गुस्से में कि मेरे को ऐसा कह दिया, आज रात को आने दो, माफी मंगवाऊंगी। अब साहब शाम को आते हैं, उनको तो ये भी पता नहीं कि भाई सुबह कुछ हुआ था, और इनके मन में क्या है? आते ही मुझे क्या कहेंगे? सॉरी कहेंगे। और उनको तो याद तक नहीं है कि सुबह हुआ क्या था। अब ये इंतजार में बैठी है कब सॉरी बोलेगा, और वो आते ही बोलते मुंह क्यों फुलाए हुए हैं, क्या हुआ है आज? तो गुस्सा डबल हो जाता है, हाँ या ना? कि जो दर्द देता है, जो दर्द देता है वही पूछता है कि हुआ क्या है। तो पीड़ा फिर ज्यादा होती है कि नहीं होती है? सॉरी मैजिकल शब्द है। मैं एक कंपनी के लिए एक प्रोग्राम कर रहा था, मैंने उनको एक चीज बताई थी, एप्रिसिएशन से बड़ी कोई दवा नहीं। नाउ व्हाट इज एप्रिसिएशन? किसी की प्रशंसा करना। तो सारे बिरला के जितने भी कंट्री के फंक्शनल हेड थे, उन सबका एक प्रोग्राम जो है उनके पेरेंटल यूनिट नागदा में हो रहा था। मैंने देखा पूरे दिन का प्रोग्राम था, 8 घंटे का सेशन था। चाय वाला करीबन मेरे सामने 3 बार आया, उसने समोसे चाय जो भी उससे बन पाया वो लेके आता। लेकिन मैंने देखा कि सब लोग अपने अपने अभिमान में चूर है कि किसी एक व्यक्ति ने उस चाय वाले को ये नहीं कहा कि भैया थैंक यू। क्यों? उसका काम है ना ये करना। थैंक यू किस बात का? तो इवनिंग 3:30 से पहले मैंने उन्हें एक ही बात सिखाई कि अगर आप रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, लर्न टू अप्रिशिएट देम। प्रशंसा करना सीखें आप, चापलूसी नहीं। प्रशंसा और चापलूसी में बहुत अंतर होता है। कमर्शियल हेड जो थे, चाय मिलने के बाद वो कैंटीन में गए और उस कैफेटेरिया बॉय को धीरे से कान में बोला कि भैया चाय बहुत बढ़िया बनाई थी, और ऊपर से जो उसमें इलायची तुमने डाली वो और भी बढ़िया थी, थैंक यू यार। और चुपचाप आकर के सेशन में बैठ गए। वो चाय वाला 15 मिनट के बाद आया और धीरे से उनके हाथ में 3 इलायची सरका के निकल गया। मुझे कहते हैं, मुझे गिव मी 2 मिनट्स, आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस।
उन्होंने तब कहा कि सच में प्रशंसा एक ऐसा जादू है जो किसी के भी जीवन को, किसी के भी हृदय को पिघला। और ये देखिए 2 मिनट में उसका असर मैंने एक बार करके देख लीजिए। आज घर जाना, अपनी लाइफ पार्टनर को एक बार जरूर दिल से कहना कि जब से जीवन में आई हो, जब से मेरे जीवन में आई हो, मेरा जीवन सफल हो गया है। अब अंदर से सोच रहे हैं इनको क्या मालूम क्या क्या हो रहा है उसको, और ये शब्द बड़ा मुश्किल है। एक बार कह के देखना, अगर रो ना पड़े तो कहना, उसको आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और आप एक बार कहना कि दिन भर इतनी मजदूरी करते हो, मेहनत करते हो हमारे लिए, इस जन्म में हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे। कौन कौन है ये करने वाला? अभी कुछ तो सोच रहे हैं आप, हमारे घर तो आओ, जरा हस्बैंड से मिल तो लो फिर बताना। नहीं, इस जहां में किसी को नहीं मिलता मुकम्मल जहां, और ताश में कभी पत्ते मर्जी से नहीं मिलते, जो मिले हैं उसी से खेलना है और उसी से जीत के दिखाना है। आप और मैं तो क्या, श्री राम को भी मर्जी की बीवी नहीं मिली थी, कहा था कि लाइन से बाहर, फिर भी चली गई। मिलते ही 2 लाफे लगा लेते थे, कितना समझाया काय को लाइन से बाहर। इमोशनल इंटेलिजेंस, heightened level of emotional intelligence and the respect in the relationship. जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है, हमने अपनी आदतों से बना रखी है, हमने मानसिकता बना ली, एक फ्रेम बना लिया कि ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही ऐसे, ये तो करते ही ऐसे हैं, ये तो कहते ही ऐसे हैं, ये तो यही कर रहे हैं। और आपको पता नहीं है, बोले कोतवाल साहब, ये कितने समय से ऐसा कर रहे हैं। तय करना है आज कि जो चल रहा है वही चलाना है या फिर जीवन में बदलाव लाना है। दूसरी चीज, एक सवाल पूछता हूं, लेकिन ये दूसरी चीज पूछने से पहले, सभी इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं आप लोग, अनुभवी भी हैं, मुझे बताइए माफ करना आसान है या बदला लेना आसान है? कितने लोग कहते हैं माफ करना आसान है? तो फिर आज उसको करके दिखाओ जिसकी वजह से कभी कभी आंखों में आंसू आते हैं, करके दिखाओ। नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि कथनी और करनी, इनमें बड़ा। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि सच में मैं माफ कर पाता हूं? हाथ उठाइए। माफ कर पाते हैं? हाथ उठाइए ना। खुद पे ही डाउट है, इतना क्या होता है, मतलब पता नहीं कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं। अच्छा, आप माफ कर पाते हैं। आपको कभी कभी ऐसी पीड़ा होती है कि हर बार माफ करता हूं, इसका मतलब यह है कि मैं कमजोर हूं क्या? यह फीलिंग आती कभी? या फिर दिल से कर लेते कि अपना तो स्वभाव है, हम तो गुलाब के फूल हैं, चोर है, पुजारी है, झूठा है, समझदार है, हम तो खुशबू देंगे, उसका व्यवसाय नहीं पूछेंगे, उसकी आदतें नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम तो गुलाब है ना, हमारा काम क्या है? खुशबू बिखेरना। ऐसा है क्या? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन साथी को, बच्चों को माफ किया हो और कभी पीड़ा ना हुई हो, रोए ना हो? आप क्यों नहीं हाथ उठ पा रहा? एक आध है, पता नहीं मेरा सवाल भी समझ में आया कि नहीं आया। टाइम कितना है अपने पास? कितना? 10 मिनट ही है। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, हमारे हिसाब से नहीं, हम मेरे और आपके हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से कितने मिनट है? 10 मिनट है, 15 मिनट है? ये तो कोई आवाज ही नहीं आ रही है, इसका मतलब यहीं पूरा कर दे। 15 मिनट में पूरा कर लेते हैं, ठीक है? बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। आज सोचना आप घर जा करके। मैं आपको कहता हूं, आप में से करीबन 80% लोगों ने कहा कि माफ करना आसान है, लेकिन आप में से 90% लोग माफ नहीं कर पाते हैं। आपने जो कहा यही सत्य है, पर आप ये कर नहीं पाते क्योंकि ये आपकी वीकनेस है, कमजोरी है। जिस कमजोरी को हम कल कैसे दूर करें, ये मैं आपको कल बताऊंगा। मैं कहता हूं बदला लेना आसान है, डंडा उठाओ, पटक दो, खेल खत्म। माफ करके दिखाओ, रातों की नींद हराम कर दे, आपकी जिंदगी का सुकून जो है उसको बिखेर दे। इतना आसान नहीं है। और अगर सच कह रहे हैं अगर आप कि आप माफ कर पाते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपसे महान फिर इस दुनिया में और कोई।
अपने लिए ताली बजाओ कि आप माफ कर पाते हैं, क्योंकि ये सबसे कठिन कार्य है। ये केवल वो कर सकते जिनका बड़ा हृदय है। क्यों? इतना आसान नहीं है माफ करना। क्यों? हम सोचते हैं अगर माफ करें तो ऐसे ही इनकी जो गलतियां हैं, इनकी जो आदतें हैं वो बढ़ती ही जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि इन्हें फिर कंट्रोल करना हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसलिए हम उन्हें ठीक करने के चक्कर में खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं। आखिरी चीज, 5 मिनट, ठीक है? यह मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है कि अगर जिंदगी में सुखी रहना है तो अपनी बाउंड्री निर्धारित कीजिए। मैं नहीं समझता हूं आपको कितना सिंक होगा, कितना समझ में आएगा, पर जितना भी समझ लिया इसको ध्यान से सुन के समझना की कोशिश करना। अपनी बाउंड्रीज में रहने इस आर्ट को सीख लीजिए। ये कैसे किया जा सकता है, इसे हम कल जो है इसकी चर्चा करेंगे। कल हमारे पास बहुत समय है। बाउंड्रीज क्या हैं आपकी? एक पिता के रूप में अपनी बाउंड्रीज, एक पति के रूप में आपकी बाउंड्रीज। जब जब आपने उस बाउंड्री का उल्लंघन किया या आपके जीवन में किसी ने उस बाउंड्री का उल्लंघन किया, तब तब सीन बना, हाँ या ना? अब सवाल पैदा होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बाउंड्री कहां तक है, मुझे कहां तक जाना है और कहां से वापस लौटना है। तो मैं आपको बताता हूं आपकी बाउंड्री क्या है। उस बाउंड्री को कैसे लाइफ में एक्सपीरियंस करना है ये कल बताएंगे। जब भी किसी अच्छे कार्य को करने में आप खुद डिस्टर्ब होने लग जाएं तो समझ लेना आपने बाउंड्री लांघ दी है। जब भी किसी अच्छे कार्य में अच्छा करने जा रहे हैं और आप खुद डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो डिस्टर्बेंस आपको बता रही है कि आपने अपनी सीमा को लांघ दिया है। हालात बदल चुके हैं, वक्त बदल चुका है, सिचुएशन बदल चुकी हैं। बदलते दौर के साथ बदलना सीखो, वरना फिर इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे स्पीशीज हैं जो आज इस दुनिया में नहीं, क्योंकि बदलते वक्त के साथ उन्होंने बदलना सीखा नहीं। एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक पड़ोसी के रूप में, एक प्रोफेशनल के रूप में हमारी सर्टेन बाउंड्रीज हैं, कभी नहीं लांघनी है हमें। जब जब लांघोगे तब तब आपको पीड़ा होगी, खुद भी पीड़ित होंगे, सामने वाला भी पीड़ित होगा। लेकिन आप बाउंड्री लांघेंगे, कुछ संवेदनाएं हैं, कुछ इमोशंस हैं जो आपको उस बाउंड्री को लांघने के लिए मजबूर कर देंगे। जैसे बच्चा बार बार मोबाइल देखता है तो फिर बाउंड्री लांघेंगे कि नहीं? आप वायलेंट होंगे कि नहीं होंगे अगर वो नहीं सुनता है तो? मैंने ऐसे अपनी लाइफ में काउंसलिंग में 2 दर्जन बच्चे देखे कि पिताजी ने खाली मोबाइल छोड़ने के लिए कहा और बच्चा छत से कूद करके सुसाइड कर लिया। हमारे पिताजी यहां से पकड़कर घसीटते मारते घर ले जाते थे। आप नहीं कर सकते। अब बदलते दौर के साथ बदलना सीखिए, अपनी बाउंड्रीज डिसाइड कर लीजिए। मेरी मां, मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, 1108 बार उसने मेरे पिता को कहा कि इन बच्चों की वजह से यहां घर में टिकी हूं, नहीं तो कब की निकल गई होती। लेकिन यकीन मानो आज तक नहीं गई, आज तक नहीं गई। लेकिन आज की जो है वो कहने से पहले जाके दिखाई गई आपको। आप तैयार हैं इस चीज के लिए? मैंने हैदराबाद से एक कॉल देखा, 4 शादियां हो चुकी उसकी। कितनी? और चौथी जो शादी जो औरत है वो भी जाने वाली है। तो मुझे पूछता मैं क्या करूं? मैंने कहा नदी वदी है, कूद के मर जाओ। मैंने अभी यहां आने से पहले एक कपल देखा, दोनों की दूसरी शादियां हैं, ये अभी भी उनको डिवोर्स लेना है। जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है साहब, हमें जीना नहीं आता। और जिंदगी जीने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये जो मैं सुना रहा हूं मुझसे बेहतर आपके पास ज्ञान है। हमें ताकत चाहिए। कैसे? मेरे पास ये ज्ञान है कि यूं ब्रेक दबाने से गाड़ी रुकती है, ये ज्ञान मेरे पास है। लेकिन अगर पैर में ताकत ना हो तो गाड़ी रुकेगी। जो मैं आपको कह रहा हूं ये ज्ञान आपके पास भी है, लेकिन आपके पास ताकत नहीं है कि उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे रोका जाए। वहां है वो गॉड्स पावर, वहां वो शक्तियां काम करती हैं। हमें ताकत की जरूरत है, ज्ञान की नहीं। ये जो भी आपको सुनाया ये सबको मालूम है। ऐसा कोई नहीं यहां जिसको ये मालूम नहीं कि बाउंड्री के अंदर रहना चाहिए, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये किसको ज्ञान नहीं है? सबको ज्ञान है, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि आपके पास ज्ञान तो है लेकिन ताकत नहीं।
इसलिए मैं कहता हूं मूर्ख बनना बेहतर होगा अर्धज्ञानी होने से। मूर्ख बनना बेहतर होगा अर्धज्ञानी होने से। अर्धज्ञानी क्या है? उसे समझ है लेकिन उसे ताकत नहीं, और ताकत बटोरने की वो कभी प्रयास या अभ्यास करता नहीं। यह है हमारे जीवन में मूर्खपना। तो हमें शक्तियों की जरूरत है। माफ करना शक्ति है, किसी को समा लेना यह भी ताकत है। कैसे आएगी? उसका भी एक प्रोसेस है। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम सच में तैयार हैं? जिंदगी तब तक बदलाव नहीं लेगी, जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप इस चीज के लिए तैयार नहीं कि मैं बदलना चाहता हूं। हम तो यूं मान बैठे हैं। क्या मान बैठे हैं? गालिब के एक शेर के साथ अपनी पूरी बात खत्म करता हूं कि गालिब ता उम्र तू ये गफलत करता रहा, गालिब ता उम्र तू ये गफलत करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। धूल कहां थी? जब भी सीन बनेगा लाइफ में, अपने आप को देखना कि इस पूरे दृश्य में मैं कहां खड़ा हूं, वेयर आई एम स्टैंडिंग। क्यों? ये हाथ यूं यूं कितना भी कर ले, जब तक ये सामने नहीं आएगा आवाज, वेयर इज माई रोल, मेरा रोल कहां है। बस इतना ही जीवन में आपको करना है, जिंदगी सचमुच में आसान बन जाएगी। और मैं कहता हूं अगर जीवन जीने की कला नहीं तो जीवन से बड़ा कोई श्राप नहीं। जीवन जीने की अगर कला नहीं तो जीवन से बड़ा कोई श्राप नहीं। कला सीखनी हमारी अब मजबूरी हो या मर्जी हो, तय हमने खुद करना है। तो कल जब हम वापस मिलेंगे तो कल हम खास इसी विषय को थोड़ा सा स्पिरिचुअली कवर करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे मेरे जीवन में कौन सी पावर्स आ जाएं कि जो चीज मैं अभी सुन रहा हूं उसको लाइफ में इंप्लीमेंट बड़े सहज रूप से कर सकूं। तो कल फिर वापस हम जो हैं कितने बजे मिलेंगे? 6 बजे मिलेंगे। कल हमारे पास बहुत समय रहेगा। आज बहुत सारी औपचारिकता में भी हमारा समय चला गया, तो कल हमारे पास काफी समय होगा, उसमें हम प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे। तो कल कितने लोग हैं जिनका प्लान है कि कल वापस आना है? ओ माय गॉड, सारे के सारे हैं। चलो एक नया होमवर्क देता हूं, एक कोई दुखी ढूंढ लेना आपके अगल बगल में, उसको भी लेके आना। एक दुखी जिसको बड़ी तकलीफ है अपनी पत्नी से, पति से, बॉस से, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, ऐसा एक ढूंढ लेना, बस उसको लेके आना और उसको ये कहना कि बस खाली 1 घंटा सुनना है और फिर देख लेना जीवन में। मैं जानता हूं जगह नहीं है, सेक्रीफाइस कर लेंगे हम, कुछ स्टेज पे बिठाएंगे, कुछ थोड़ा नीचे भी बैठ जाएंगे हम लोग। तो कल हम वापस 6 बजे मिलेंगे और आज जो हमने सुना है, जो समझा है, आज से ही हम इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो लास्ट में मैं अपनी आदरणीय शीला दीदी जी से और उनकी पूरी टीम से तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आने का और अपने विचार, अपने अनुभव एक काउंसलर के रूप में, एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में आपके साथ शेयर करने का मौका दिया। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो आप लोगों का कि पूरा हॉल भरा हुआ है। एक बार ताली तो बजाओ अपने लिए। ऐसा पहली बार हुआ है कि जगह ही नहीं है हमारे पास बैठने के लिए। तो कल से फिर हम वापस मिलेंगे और अपने जीवन के बस आपने 3 घंटे अमूल्य देने हैं। 1 घंटा जो आज दिया, कल 1.5 घंटा और देंगे और यह 2.5 घंटे हमारे जीवन में एक बदलाव का बहुत बड़ा कारण बनेंगे। ओम शांति, धन्यवाद।